इंटरमीडिएट के फिजिक्स का एग्ज़ाम 4 तारीख को है। आज हम इस वीडियो में आपको क्रम से जितने इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है इसको बताएंगे। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अगला वीडियो जो होगा क्रम से जितने डेरिवेशन है फिगर बना करके इसको बहुत ही आसान शब्दों में क्रम से आपको याद करा देंगे। तो चलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट नोट कर लेते हैं। पहला, अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव, कुल मिला के ये 4 हो गया। एक ही लाइन में कह दिया। एक बार वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव निकाल लेंगे, फिर निरक्षीय स्थिति में विभव निकाल लेंगे। तो निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है तो एक लाइन का हो जाएगा। अक्षीय स्थिति में दोनों के कारण विभव निकाल करके जोड़ देंगे, आसानी से हो जाएगा। और निरक्षीय और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए इसमें भी जब अक्षीय स्थिति में निकालते हैं तो जो है दोनों आवेशों के कारण निकाल करके घटा देंगे, आ जाएगा। और निरक्षीय स्थिति में थोड़ा सा है कि इसको जो है वियोजित करना होता है वेक्टरों के वियोजन से, बस इतने में चारों हो जाएगा। बहुत ही आसानी से बताएंगे। और दूसरा क्या, इसको नोट कर लीजिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, मतलब वैद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत ध्रुव को रखा जाता है तो बलयुग्म कार्य करता है जिसके कारण वो घूमने लगता है, तो उसका बलयुग्म आघूर्ण कितना होता है ये बताएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है? किसी परिपथ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। और चौथा, गॉस के प्रमेय से अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे। और फिर गॉस के प्रमेय से बहुत ही आसान है, इसलिए जो है डेरिवेशन एक दोनों पूछता है तो हम दोनों बता देंगे। एक अनंत लंबाई के कारण चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, दूसरा अनंत विस्तार के आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये चौथा हो गया। अब इसके बाद पांचवें में हम लोग पढ़ेंगे पांचवा डेरिवेशन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए। इसमें पूछता है कभी कभी बीच में कोई माध्यम रखा हो तब धारिता बताइए, तो उसको भी हम डेरिवेटिव कर देंगे। और छठवां, किरचॉफ का नियम। दोनों नियम अच्छे से पढ़ेंगे और इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल भी पूछता है। और सातवां हम पढ़ेंगे वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। और आठवां हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग और धारा में संबंध बहुत ही आसानी से इसको समझा देंगे हम, है ना। ये अनुगमन वेग क्या होता है? चालक तार में इलेक्ट्रॉन जो है अनियमित वेग से गति कर रहे हैं। अभी जो है इसके पहले हमने जो है ये जितने डिफिनीशन थे, जितने फर्स्ट पार्ट में जितने डेफिनेशन से थे सबको हमने एक बार में पूरा बता दिया है। उसको देख लेंगे थोड़ा और ये आसान हो जाएगा, है ना। तो इसको लिंक हम इसका दे देंगे। चलिए आठवां देखते हैं। आठवां हम लोग पढ़ेंगे दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। दो तार है, धारा प्रवाहित होगी, तो हम जान रहे हैं ना तार में धारा प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र, तो इस तार में धारा चुंबकीय क्षेत्र, दूसरे तार में धारा उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र, तो दो चुंबक हो गया तो बल लगेगा। कितना बल लगेगा उसको डेरिवेट करना है। और फिर नौवां, धारा मापी का वोल्ट मीटर के रूप में रूपांतरण और धारा मापी का एमीटर के रूप में रूपांतरण। इन दोनों में से एक जरूर आता है, हर साल आता है। और फिर 10वें पॉइंट में हम 10वां डेरिवेशन हम करेंगे, स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करेंगे और अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करेंगे। इसका जो है क्या होता है, स्वप्रेरण, स्वप्रेरकत्व, तो ये सब अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरकत्व तो क्या होता है, इसको हमने पिछले वीडियो में जिसमें डेफिनेशन पूरा बताया था उसमें सब कुछ बताया है। चलिए अब अगला देखेंगे भंवर धाराएं। भंवर धाराएं क्या होती है, तो डेफिनेशन है इसमें, इसका डेफिनेशन याद कर जो है अच्छे समझ लेंगे। क्या होता है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में जब धातु के टुकड़ों को रखा जाता है तो उसमें जो है जो धाराएं उत्पन्न हो, जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो जल में उत्पन्न धाराओं के समान चक्करदार होती है, इसलिए इसे भंवर धारा कहते हैं। बात समझ में आई? कहाँ उत्पन्न होता है? परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में धातु के टुकड़े को जब रखते हैं तो उसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है। चलिए ठीक है। अगला पॉइंट, ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र बनाना है और इसमें परिणमन अनुपात निकालना। परिणमन अनुपात के लिए जो है डेरिवेशन छोटा सा है, तो इसमें नामांकित चित्र पूछता है, बहुत पूछता है, इसलिए इसको भी डेरिवेशन वाले पार्ट में हमने ऐड कर दिया है। तो ये पूरा नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट पार्ट का जितने फर्स्ट पार्ट में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो सब को हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। इसको अच्छे से जो है नोट कर लीजिए आप भी और तैयार कर लीजिए। इसको अच्छे से नोट कर लिए आप लोग।
चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इंपॉर्टेंट जितने डेरिवेशन है क्रम से इनको देखेंगे। पहला क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। क्या, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसमें देखिए उत्तल वाला भी होता है। तो जो है जितने भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्रम से हमने चैप्टर वाइज बनाया है, यहां केवल इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। दूसरा, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र भी निकाल लीजिए। और इसके बाद ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे और खगोलीय दूरदर्शी की किरण आरेख, और इसमें जो है आवर्धन क्षमता के लिए भी पूछता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 4 ये हो गया। और 5वां इसमें हम करेंगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत और इसकी सहायता से अपवर्तन की व्याख्या। द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत जानते हैं ना, जब जो है उष्मा स्रोत से मतलब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है तो ये माध्यम के कण ये प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और माध्यम में जहां पर कण समान कला में कंपन करते हैं वो तरंगाग्र होता है। और तरंगाग्र में स्थित जितने कण होते हैं वो तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। बात समझ रहे हैं? तरंगें जब निकलेंगी तरंग स्रोत से तो माध्यम के कण कंपन करते हैं और जहां समान कला में कंपन करते हैं वो तरंगाग्र होता है। समझ गए? समान कला में मान लो यहाँ कंपन कर रहे हैं तो वो तरंगाग्र हो गया। उसमें जितने कण होते हैं वो फिर तरंग स्रोत का कार्य करते हैं और उससे जो तरंगें निकलती हैं वो द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं। तो इसको जो है अच्छे से हम लोग सिद्धांत समझेंगे और इसका अपवर्तन की व्याख्या भी करेंगे। ठीक। और इसके बाद 6वां पढ़ेंगे यंग के द्विरेखा छिद्र के आधार पर फ्रिंज की चौड़ाई। और फिर 7वां विवर्तन क्या है और पतली झिर्री से उच्चिष्ठों और निम्निष्ठों की जो स्थिति होती है उसको समझेंगे और फिर इसका विवर्तन प्रारूप भी देखेंगे। ठीक है, उच्चिष्ठ निम्निष्ठ की स्थिति को दर्शाएंगे कितनी होती है और विवर्तन प्रारूप देखेंगे। विवर्तन कैसे होता है, मुख्य उच्चिष्ठ प्राप्त होता है, क्रमशः निम्निष्ठ होते हैं ना, तो प्रत्येक की स्थिति के लिए जो है इसमें डेरिवेशन है। तो 8वां हो, इसके बाद 8वां हम देखेंगे क्या है कि विवर्तन के बाद व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण क्या होता है और इसकी आवश्यक शर्तें। ठीक, व्यतिकरण क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए कि जब जो दो तरंगें आती हैं, चलिए ठीक है अगले में बताएं, दो तरंगें आती हैं तो अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक या कम हो जाती है, व्यतिकरण कहलाता है। तो चलिए अगला इसके बाद देखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई, है ना, फ्रिंज की चौड़ाई और केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, ये निकालेंगे हम लोग ना। तो ज़्यादा इसमें बता देंगे, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, आपको नोट करने में या लगेगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए ज़्यादा इसमें नहीं बता करके केवल नोट करा दे रहे हैं। ठीक है, अब अगला 10वां हम पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। ठीक, प्रकाश विद्युत समीकरण प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम से मिलेगा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन मतलब धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है फोटॉनों के रूप में और पूरी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को देता है और फिर इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को दो जगह खर्च करता है, बाहर निकलने में, गतिज ऊर्जा में वृद्धि करने में। बाहर निकलने में कार्य, गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर देंगे, पूरी ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, सब ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। यहीं से आइंस्टीन का समीकरण मिल जाएगा, है ना। आदत खराब है कि बताने की आदत है, कोई बात नहीं, सुनते जाइए, थोड़ा जो है एग्जाम तो देना ही है, क्या दिक्कत है। और 11वां डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य का सूत्र, डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य का सूत्र निकालेंगे हम लोग यहीं से। कैसे निकालेंगे कि जो है एच न्यू के बराबर होता है, न्यू आवृत्ति है, आवृत्ति बराबर 4 बटे तरंगदैर्घ्य कर देंगे, हो जाएगा, है ना। ये उत्सर्जन के नियम से बता देंगे, न्यू की जगह C/λ कर देंगे, हो जाएगी तरंगदैर्घ्य, है ना। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल शब्दों में आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा जब अगला वीडियो आपको मिलेगा। चलिए अब इसके बाद अगला देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे। हाइड्रोजन में स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, स्पेक्ट्रम मतलब सतत छाया, लगातार छाया। तो ये छाया देखिए पीछे बन रही है, ये देख पा रहे हैं, तो ये छाया बिना प्रकाश के या लाइट के तो नहीं बनती। तो लाइट कहाँ आ गई हाइड्रोजन में, तो आ गई, कहाँ से आई, ऊर्जा के रूप में। कैसे, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन करता है, तो इसी ऊर्जा से उसमें स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, छाया बनती है। तो अलग अलग श्रेणियां हमको इसमें पढ़ना है, लाइमन श्रेणी, ब्राह्मण से लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणियां, ये श्रेणियां हमको पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। और इनमें तरंगदैर्घ्य कितनी होती है किसकी, ये अच्छे से आना चाहिए। ऊर्जा किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, कौन किस स्थिति में पाया जाता है, स्थिति मतलब कौन दृश्य प्रकाश है, कौन अदृश्य है, ये पढ़ना है। ठीक है, स्पेक्ट्रम ये हो जाएगा। इसके बाद फिर नाभिकीय विखंडन संलयन, विखंडन संलयन जान ही रहे हैं। विखंडन क्या होता है, भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है, संलयन में हल्के नाभिक भारी नाभिकों में परिवर्तित हो जाते हैं।
ठीक है। अब अगला देखेंगे पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। पीएन संधि डायोड मतलब पी टाइप के अर्धचालक एन टाइप के अर्धचालक को जोड़ करके बनाया जाता है अर्धचालक के रूप में। अग्र अभिनित क्रम में कैसे जोड़ते हैं, पश्चिम अभिनित क्रम में कैसे जोड़ते हैं, इसको पढ़ेंगे। और फिर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पढ़ लेंगे। इतना ही इसमें पढ़ना ही है। इतना यदि तैयार कर लेंगे आप तो आप पूरा का पूरा अच्छे से डेरिवेशन करके आएंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे इसको अच्छे से। तो ये सेकंड पार्ट का पूरा ये है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा सेकंड पार्ट में जितने डेरिवेशन है सबको क्रम से यहाँ लिख दिया है हमने। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।